नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर अब सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर अखिलेश यादव की पार्टी सपा के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। ओपी राजभर ने आज मऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साझा रैली की, जिसमें अखिलेश और राजभर ने विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का औपचारिक ऐलान किया। तो इस लिहाज से यूपी की राजनीति के लिए आज एक बड़ा दिन है और हम आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश और राजभर पूर्वांचल में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में हैं और पूर्वांचल की कई सीटों पर सुभाषपा का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में यहां सपा सुभाषपा गठबंधन को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कई सीटों पर जहां ओबीसी बैंक वोट बैंक की अच्छी संख्या है, वहां पर हर सीट पर मुस्लिम वोट बैंक 8 से 9% के आसपास है, जिसका फायदा अब माना जा रहा है कि राजभर के जाने से उनके गठबंधन को मिल सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्वांचल में अखिलेश राजभर साथ आकर बीजेपी के लिए क्या कुछ चुनौती खड़ी कर सकेंगे। तो राजभर अखिलेश की साझा रैली सभी की निगाहें लगी हुई थी। हालांकि मोर्चा में शामिल असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद ए मुस्लिम को मऊ रैली में राजभर ने नहीं बुलाया है, जबकि बाकी सहयोगी दल के नेता मंच पर नजर आए। तो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने यह बयान जारी कर कहा कि मऊ में होने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के बारे में एआईएमआईएम के नेतृत्व को कोई जानकारी नहीं है और ना ही इस कार्यक्रम के बारे में उनकी पार्टी के किसी नेता को आमंत्रित किया गया है। तो इससे साफ है कि ओवैसी का राजभर से नाता लगभग टूट गया है। लेकिन अब जिस तरह से साइकिल की सवारी की है, उसका क्या कुछ लाभ होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। साथ ही पूर्वांचल की कई सीटों पर राजभर का खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में सपा सुभाषपा गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक के जो तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर इनका दबदबा है, उनको भी जोड़ने में ये कामयाब रह सकते हैं। और अगर ये सियासी तौर पर अगर कामयाब होती हैं तो ये बड़ा उलटफेर हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में बीजेपी के सियासी फॉर्मूले अपनाकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का दांव चला है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से छोटे दलों के साथ मिलकर सत्ता का वनवास खत्म किया था, पूर्वांचल में खासकर ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल की पार्टी बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुई थी। इस बार अखिलेश राजभर को अपने साथ मिलाने में कामयाब रहे हैं। अब ये सियासी समीकरण क्या कुछ गुल खिलाते हैं, कितना दुरुस्त ये रहने वाला है, ये देखने का विषय होगा। चलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनवाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है। भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, आज देखो तेरी ताकत, तेरी मेहनत के बल पे तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी, जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया है। आज आपके सामने आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेकर आया हूँ। 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया है। अब बतावा हमारे देखा भाषा सुना भैया बैठल हनुमान घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ बनावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आ गई। दुनिया में एक नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। एक नंबर का झूठा। अब दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर प्रदेश में कोई नेता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। दोनों को बदलना है कि नहीं बदलना है? कितने को बदलना चाहते हो कि हमने के भाषा सुनो, महंगाई कम हुई, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के कितना कैलान 1000, सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा के कितना कैलान, पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा के कहाँ कैलान, और डीजल 55 रुपया से कहाँ पहुंचौलन। आओ देखा। तो नेताओं का सियासी और जातीय आधार पूर्वांचल के इलाके की सीटों पर है, जिनके सहारे अखिलेश यादव सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हैं
और राजभर समुदाय भले ही 3% के बीच है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कितना कुछ इसका फायदा समाजवादी पार्टी ले पाती है और बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। चलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं दीपक सोनकर, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से, डॉक्टर आर ए उस्मानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी से, रत्नेश कुमार, प्रवक्ता निषाद पार्टी से, और कुछ ही देर में हमारे साथ अकील सिद्दीकी, हमारे उत्तर प्रदेश एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल सीधा दीपक सोनकर जी आपसे, पिछली बार चुनावों में जिस तरह से बीजेपी ने सुभाषपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, बीजेपी को उसका लाभ हुआ। खास करके पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की सीटों पर अच्छा खासा फायदा बीजेपी को हुआ, लेकिन इस बार वही सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ जा रही है। कितना कुछ नुकसान बीजेपी को हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब जानते हैं कि 2017 में भी सपा ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया था और 2019 में बसपा के साथ भी सपा ने गठबंधन किया था। तो 2017 की स्थिति क्या थी और 2019 की स्थिति क्या थी, वो भी मैं आपको एक मिनट में बता देता हूं। 2017 में 403 में से 54 सीटें केवल पाई जाती हैं और 2019 में 15 सीटें केवल आती हैं। तो ये सब हम लोग जानते हैं और जनता ये सब चीजें जानती है कि जिस तरीके से गठबंधन है और ये चल रहा है, ये सब योजनाओं के तहत है। अगर इन सब चीजों पर कोई मुद्दे पर प्रभाव नहीं पड़ना है और भारतीय जनता पार्टी विकास के क्षेत्र पर काम कर रही है, जनता के बीच में विकास लेकर के गई है। 4.5 वर्षों में हर एक क्षेत्र में विकास किया गया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र की बात हो, चाहे किसान क्षेत्र की बात हो, हर एक क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात आप ले सकते हैं। लगातार हर जिले में मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन लगातार करा जा रहा है। अभी हाल ही में ही 9 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर किया। ये देश में पहला प्रदेश ऐसा बनकर के आया कि एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें ओबीसी समुदाय को लेकर बात करें, पिछली बार आपने सपा का इतिहास बताया कि सपा ने इनके साथ चुनाव लड़ा और ये स्थिति रही, सपा ने कांग्रेस के साथ लड़ा, स्थिति सही नहीं रही। बीजेपी ने पिछली बार सुभाषपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उसको फायदा हुआ, तो क्या ये फायदा सपा को नहीं होगा? देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि गठबंधन का फायदा तो दिखाई दिया था सामने 2017 में, 2019 में। सपा को कितना फायदा गठबंधन हुआ था कांग्रेस के साथ भी और बसपा के साथ भी और अभी दल के साथ भी 2022 में भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अभी 2017 में भी गठबंधन से पहले बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारे विषय निकल करके आए थे। 2019 के बाद तुरंत जो अपना बदलाव दिखाई देने को मिलता है, 2017 के बाद बेटे चुनाव जीतने के बाद दूसरा बदलाव सामने दिखता है। तो एक का बदलाव आपके सामने दिखने 2022 के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से पुनः एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसका परिणाम आपको सामने देखने को मिलेगा। चलिए, अच्छी बात है। डॉक्टर आर ए उस्मानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उस्मानी साहब, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आप किसी के साथ गठबंधन कर लीजिए। आपने पहले भी बहुजन समाज पार्टी के साथ किया, आपने कांग्रेस के साथ किया और वो स्थिति जो रही थी वही स्थिति फिर होने वाली है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 2017 वाली स्थिति थी वो स्थिति 2022 वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा जो है वो जनता ने देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है भारत की झूठी पार्टी है और झूठ बोलने का काम करती है। इनके साथ कोई गठबंधन कर ले तो वो दूध का धोया हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने अगर राजभर जी के साथ गठबंधन कर लिया तो इनके पेट में दर्द हो रही है। अब आप समझिए कि 12 से 22% वोट बैंक है उनका, और जब 12 से 22% वोट बैंक बीजेपी का खिंचेगा तो बीजेपी कहाँ खड़ी होगी? आप सोच लीजिए आप। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को छलने और ठगने का काम किया है। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, जो 400 रुपए का सिलेंडर था
वो 1000 रुपए का हो गया। जो डीजल 55 रुपए में था वो 100 रुपए के करीब पहुंच गया। जो पेट्रोल 62 रुपए में था वो 100 के ऊपर पहुंच गया। तो आज महंगाई कम करने की जरूरत है इनको, ये लगातार उसके ऊपर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही। उत्तर प्रदेश के किसानों का 1400,000 करोड़ रुपया बकाया है, ये भुगतान नहीं कर पा रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, या कहिए कि गड्ढों में सड़क है। चाहे जहां आप निकल जाइए, चाहे बहराइच निकल जाइए, चाहे लखीमपुर खीरी निकल जाइए, चाहे सीतापुर निकल जाइए, चाहे जहां निकल जाइए, और जब आप देहात क्षेत्र की सड़कों पे पहुंचेंगे तो वहां आपको सड़कें नहीं मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे। तो इनकी स्थिति बहुत भयावह है और इनका उत्तर प्रदेश से सफाया होना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इनसे सीख लिया है। बड़े दलों से गठबंधन हमने पहले किया था, पहले कांग्रेस पार्टी से किया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से किया, लेकिन इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो छोटे छोटे दल हैं इनके साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन उस्मानी जी, AIMIM को क्यों आखिर दरकिनार किया गया? नहीं, अभी तो सब प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जिस तरह से जो कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी और अन्य छोटे दलों को बुलाया गया, केवल AIMIM ओवैसी साहब की पार्टी को क्यों छोड़ दिया गया? ऐसा नहीं है भाई, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से जिन दलों से हमारा अलायंस होगा वो हो जाएगा, जिन भी दलों से होगा। और हम किसी के वहां कहने थोड़ी जाएंगे कि आप हमसे गठबंधन करिए। भाई राजभर जी आए और राजभर जी से बातचीत हुई अभी 2-3 दिन पहले, आप लोग जानते ही हैं, और आज उनकी संयुक्त रैली हो गई। तो ये चीज है, अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी और छोटे छोटे दल जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में शामिल हैं, जो इनका 22 दलों का गठबंधन है भारत में, वो लोग भी संपर्क में हैं, वो भी टूटेंगे इनके साथ, वो भी आएंगे हम लोगों के साथ। चलिए अच्छी बात है। रत्नेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता निषाद पार्टी से हैं। रत्नेश जी, सुभाषपा की अगर बात करें तो सुभाषपा ने तो अपना एक एजेंडा साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है, समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़ना है। और तमाम जो बातें कही गई हैं, खास करके कि उन्होंने ये भी कहा था कि हमने पिछली बार बीजेपी को सत्ता में लाए थे, इस बार समाजवादी पार्टी को सत्ता में ला रहे हैं। लेकिन अगर निषाद पार्टी की बात करें तो निषाद पार्टी का अब क्या कुछ रुख रहने वाला है, और निषाद पार्टी अपने आप को 2022 के चुनावों में कहां देख रहा है? रत्नेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, हमारे दीपक सोनकर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, किस तरह से अब देख रहे हैं जो तमाम बातें ऐसी कही जा रही हैं कि जो मुद्दे हैं महंगाई को लेकर के, तमाम दावे पहले पूर्व की सरकारों में जो केंद्र की सरकारें रहीं, राज्य में दूसरी सरकारें रहीं, बीजेपी ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया, इन पूरी महंगाई को मुद्दों को लेकर के विरोध किया, सड़कों को लेकर के दावे किए गए, आते ही सत्ता में 100 दिन में उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसान आंदोलन ऐसा मुद्दा है। क्या इन मुद्दों को हल्के में लेना, बीजेपी इसको हल्के में लेने की कोशिश कर रही है? और ये अगर हल्के में ले रही है तो क्या ये एक बड़ा गड़बड़ बीजेपी के लिए नहीं हो सकता? दिनेश जी, 2014 से पहले भी हमने देश को देखा है, 2014 से पहले हमने उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2014 के बाद से एक ऐसा बदलाव पूरे देश के अंदर नजर आया है, एक ऐसी विकास की लहर पूरे देश में दौड़ पड़ी है। सोशल मीडिया पर, वो आप नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं है, नीचे तक भी आप देखिएगा, जनता के बीच में लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, डायरेक्ट उन तक पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के भी जिस तरीके से 2017 से पहले गुंडा राज, भ्रष्टाचार, जिस तरीके की दुर्दशा फैली जाती थी, जिस तरीके से पूरा लूट के तंत्र बनाया गया था, उसको खत्म किया गया है।
माध्यम से ऐसे 9 लाख परिवारों तक हमने छत पहुंचाने का काम किया है। उन्हीं 9 लाख परिवारों के अंदर दीपावली में हम अयोध्या के अंदर दीपोत्सव भी मनाने जा रहे हैं। उन्हीं 9 लाख परिवारों को हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का भी काम किया है। उन्हीं 9 लाख परिवारों को हमने बिजली देने का भी काम किया है। उन्हीं 9 लाख परिवारों को हमने जल देने का भी काम किया है। तो अच्छा जल सब लोग पीने के लिए होते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरे लगातार बदलाव की एक छवि सामने दिखाई दे रही है। ये पूरे प्रदेश के अंदर एक तस्वीर बदलती जा रही है। आप जहां सड़कों की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। पूर्वांचल में एक्सप्रेस है, इतना बड़ा एक्सप्रेस है, 310 किलोमीटर का इतना बड़ा एक्सप्रेस में खड़ा हुआ है। लगातार विकास के क्षेत्र में जनता के बीच में जाकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता की समस्या को जानने के लिए आपसे भारतीय जनता पार्टी लगातार 4.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। चलिए, हमारे साथ अकील सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश एडिटर हैं। अकील, अगर इस पूरे संगठन को लेकर के बात करें, जिस तरह से जो गठबंधन किया गया है ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच में, कितना बेहतर ये समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है, और सत्ता में जो बीजेपी वहां पर है, बीजेपी के लिए इससे कितना कुछ नुकसान होगा? और खास करके अगर हम पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें, जिस जगह पर राजभर का दबदबा है, उनका वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है, क्या कुछ इस प्रभाव इन चुनावों में इस गठबंधन के बाद होने वाले हैं? अकील, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। दरअसल कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। उस्मानी साहब, जिस तरह से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, योजनाओं को लेकर बात कही जा रही है कि केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ है, और आप किसी भी तरह के ये गठबंधन कर लीजिए, इससे कोई भी नुकसान बीजेपी को नहीं होने वाला है। हुआ है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मेट्रो बनाया था, उसका ये दोबारा उद्घाटन कर रहे हैं। 100 नंबर माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया था, उसका दोबारा उद्घाटन कर रहे हैं। 102, 108 इन नंबरों को बदल रहे हैं, 100 नंबर को 112 कर रहे हैं। इनके पास नाम बदलने के अलावा कोई काम किया है इन्होंने काम किया है। इनके नेताओं ने क्या किया है? किसानों को कुचलने का, गाड़ी से रौंदने का काम किया है। किसानों को रौंद डाला, किसानों को मार डाला। ये जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। पत्रकारों, रमन कश्यप पत्रकार को मार डाला, गाजियाबाद में पत्रकार को मार डाला, रायबरेली में हत्या कर दी, प्रतापगढ़ में हत्या कर दी, हापुड़ में कर दिया। ये इनका विकास का एजेंडा है। इनका पूरा, इनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। इन्होंने इस देश को बेचने का काम किया है, लूटने का काम किया है पूरा। इन्होंने एयर इंडिया बेच दिया, इन्होंने हवाई अड्डा बेच दिया, इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए, इन्होंने BSNL बेच दिया। ये सारी जो जितनी भी कंपनियां हैं, सब बेचने का काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी इनको दिखाई पड़ेगा वो सब बेच देंगे। इनके पास ना तो कोई विकास का एजेंडा। इन्होंने कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। कितने लोगों को नौकरी देने का काम किया इन्होंने? अब इनके पास अब लाए हैं ये प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में बच्चों को क्लास में पाठ्यक्रम में पंचर बनाना, जो पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे कि वो बच्चे पंचर बनाना सीखेंगे। ये इनकी सोच है। अभी पहले पिछले चुनाव में पकौड़ा तलवा दिए थे इन्होंने बेरोजगारों के। ये भी रोजगार है जो पकौड़ा तल रहे हैं। तो इनसे पहले ये पूछिए कि इन्होंने जो संकल्प पत्र है इनका, इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र बोलते हैं, उसको खोले। उसमें इन्होंने क्या क्या वादे किए थे, इन्होंने उन वादों को क्यों नहीं पूरा किया? आज कोरोना काल में जो है 5 लाख से ज्यादा मौतें हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इनकी दूरदर्शिता की वजह से 5 लाख लोग मारे गए और पूरा देश तबाह हो गया। वकील पता तबाह हो गए, पत्रकार तबाह हो गए, किसान तबाह हो गए, व्यापारी तबाह हो गए। और कर्जा किसका माफ किया जा रहा है? सब्सिडी किसको दी जा रही है? अडानी और अंबानी को। इस देश की जो जनता है, 135 करोड़ जो जनता है, उसने इसलिए इनकी सरकार नहीं बनवाई थी कि ये अडानी और अंबानी और उद्योगपतियों को अनुदान देंगे, सब्सिडी देंगे और उनका कर्जा माफ करेंगे। आज अगर इनके अंदर जरा भी जनता के प्रति हमदर्दी है, जरा भी इनके अंदर वो सोच है, तो इनको तुरंत घोषणा करनी चाहिए कि जितने भी पत्रकार हैं, वकील हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं,
इन सब का 1 करोड़ तक का कर्जा जो है और लिमिट जो है वो हम माफ करने का काम करते हैं। तब तो ये लगेगा कि ये जनता की सरकार है, वरना ये जनता की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों को के हितों को साधने का काम किया गया है। आज पूरे देश में जो है तबाही मची हुई है, किसान तबाह हो गया है। हम लोग डेली अखबार और मीडिया खोल के जब देखते हैं तो उसमें डेली हमको किसान और मजदूर आत्महत्या करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर। जिनको इन्होंने नौकरी देने की बात की थी, वो लोग जब लखनऊ में आंदोलन करने आते हैं तो लखनऊ के सड़कों पे उनको नौकरी देने के बजाय उनको लाठियां दी जाती हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है। लखनऊ की सड़कें जो है उनके रक्त से लाल हो जाती हैं। इनको शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से ये इन्होंने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है जुल्म और जाति के मुद्दे पर। तो वो अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, जल्दी मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से ये पूरा गठबंधन जो हुआ है राजभर का, समाजवादी पार्टी का, क्या कुछ ये गुल खिलाने वाले हैं? कितना कुछ फायदा समाजवादी पार्टी को इस गठबंधन के बाद मिलने वाला है और बीजेपी को क्या कुछ नुकसान होगा? देखिए, एक कहावत है कि दिल्ली को जीतना है तो उत्तर प्रदेश जीतो और उत्तर प्रदेश को जीतना है तो पूर्वांचल जीतो। तो पूर्वांचल पर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी ने फोकस कर रहा है। अब देखिए, 2 दल देखा जाए तो राजभर एक दल जो है वो सत्ता के साथ है, एक दल जो है वो विपक्ष के साथ है। निषाद को देखिए, एक दल सत्ता के साथ है, एक विपक्ष के साथ है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो वोट बैंक की बात हो रही है वो किसी एक दल के पास नहीं जा रहा है। हालांकि देखिए, अखिलेश यादव को ये जरूर डर है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ओवैसी के चलते कट न जाए। तो निश्चित तौर पे पश्चिमी यूपी में जिस तरह वो 100 सीटों का ऐलान कर चुके हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक वहां कटेगा अगर, तो उसका फायदा कहां मिले, उस पर फोकस समाजवादी पार्टी कर रही है पूर्वांचल को लेकर। अब देखिए, राजभर की अगर हम बात करें तो 4 सीटें हैं और 156 सीटें लगभग पूर्वांचल में है, जबकि 129 सीटें बीजेपी के सहयोगी दल के साथ बीजेपी के पास है। अब उस गढ़ को जीतना कितना आसान होगा राजभर के साथ, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, अगर हम सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, ये वो इलाके हैं जहां पर जो राजभर के वोट बैंक नदी के किनारे मजबूत है। वो वोट बैंक अगर पूरी तरीके से राजभर के पास, समाजवादी पार्टी के पास आ जाता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए जीत आसान होगी, वहां से सीटें निकालना। लेकिन डर इस बात का समाजवादी पार्टी को भी पता है और दल को भी पता है, कहीं ना कहीं 2019 अगर रिपीट हो गया तो नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। इसका गवाही मैं दे देता हूं कि 2019 में जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ सपा ने गठबंधन किया था लोकसभा चुनाव में, तो जो दलित वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी की तरफ वोट बैंक ट्रांसफर प्रत्याशी पे नहीं हुआ, और जो मुस्लिम वोट बैंक थे और समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक था यादव वोट बैंक, वो बसपा के कैंडिडेट पर ट्रांसफर हुआ और वो 10 से ज्यादा सीटें बसपा ने निकाली। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक आवाज लगाई कि हाँ, हमारी गठबंधन हो गया, वो अब उस वोट बैंक को ट्रांसफर करना है, तो वो वोट बैंक ट्रांसफर हो जाता है। तो दूसरे दल पे कैसे भरोसा हो? अब कहीं डर इसी बात का कि 19 अगर रिपीट हो गया सपा के लिए तो बहुत बड़ा घातक होगा। तो ऐसे में ये देखना होगा कि पूर्वांचल को साधने की जो कोशिश की जा रही है, दूसरे तीर से मुख्तार अंसारी का जो वोट बैंक है, देखिए मुख्तार अंसारी का वहां पे दबदबा है, विधानसभा में भी उनकी सीटें हैं, लोकसभा में भी है। तो ऐसे में उस वोट बैंक को अखिलेश यादव डायरेक्ट ना लेकर राजभर के कंधे पे रख के वो कहीं ना कहीं लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि राजभर का वोट बैंक जो वाकई वो जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से ट्रांसफर होता है या नहीं। लेकिन पिछला इतिहास रहा है कि राजभर का जो वोट बैंक, राजभर जो समाज का वोट है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम से एंटी रहा है। यानी जब पूरा वोट बैंक जो बीजेपी के साथ ट्रांसफर हुआ तो वोट बैंक, उस वोट बैंक का समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। जो कांग्रेस से नाराज है, जो बसपा से नाराज है, जो बीजेपी से वर्ग नाराज है, उसका लाभ पूर्वांचल में सपा को मिल सकता है। अब पूरा ये दावा नहीं कर सकता है राजभर, नहीं कर सकते कि राजभर का पूरा वोट बैंक समाजवादी में ट्रांसफर होगा, क्योंकि जो एंटी मुस्लिम वहां पर चलता है पूर्वांचल में, अभी तक जो इतिहास रहा है वो पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये साफ हो गया, ये साफ है कि अगर राजभर के जो कैंडिडेट होंगे उनको तो राजभर का वोट मिल जाएगा, सपा के कैंडिडेट को बहुत मुश्किल होगा मिलना। तो ऐसे में भी ये देखना होगा कि राजभर, ओम प्रकाश राजभर और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सीटों का बिल्कुल, और जिस तरह से जब सीटों का बंटवारा होगा, कैंडिडेट किस तरह से और किस पार्टी के कैंडिडेट्स कहां ज्यादा दिए जाएंगे, इस पर भी बड़ा निर्भर होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अकील रत्नेश जी, डॉक्टर RS उस्मानी, दीपक जी। और जिस तरह से पूर्वांचल में नया गठजोड़ हुआ है, क्या कुछ फायदा समाजवादी पार्टी को इस गठजोड़ का मिलेगा, ये देखने की बात होगी, और बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।
सबसे पहले देश।